नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यूट्यूब चैनल पे आपका हमारा स्वागत है। हम भूगोल के बारे में बता रहे थे, उसी क्रम में धीरे-धीरे प्रयास किया जा रहा है कि करंट अफेयर्स के बारे में सीरीज लेकर के आई जाए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से वो भी बहुत उपयोगी होती है। एक समय ऐसा था कि करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत कम रहता था। जैसे कि 100 प्रश्न आते थे तो 4 से 5-7 प्रश्न आते थे। एक समय ऐसा था। और वर्तमान की स्थिति देखी जा रही है कि जो परीक्षाएँ चल रही हैं वर्तमान में, इन परीक्षाओं में हम देखते हैं कि 25 से 26%, 25 से 30% वेटेज जो है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है परीक्षाओं में, ठीक है। अभी समीक्षा अधिकारी वाली आप लोगों ने परीक्षा देखी होगी, तो उसमें जो स्थिति थी करंट की, ठीक है, जो ढंग से पढ़ा रहा होगा वही आगे सही कर पाया होगा, ठीक है। तो डेली, ज्यादा नहीं, डेली डेली 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, ठीक है, हमारे द्वारा लाए जाएंगे। और अपेक्षा करूंगा, हाँ, भूगोल का क्रम नहीं टूटेगा, भूगोल का क्रम लगातार चलता रहेगा। और जब तक कि पूरी भूगोल कंठस्थ आप लोग नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा। एक से नहीं, 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, ठीक है। बस बने रहिए, 2 से 3 महीने आप लोग दीजिए और फिर भूगोल के बारे में कभी भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। केवल नोट्स बनाते रहिए, उसे रिवीजन करते रहिए। जो मैं पढ़ाता हूँ उसे रिवीजन जरूर करते रहिए। अच्छा, हम बताना चाह रहे थे कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, भ्रष्टाचार मतलब करप्शन में क्या पोजीशन है भारत की और अन्य देशों की, वर्ल्ड में, ठीक है। करप्शन कैसे होता है? करप्शन का मतलब होता है कि ये सार्वजनिक क्षेत्र होता है, एक सार्वजनिक क्षेत्र में, और एक जो होता है सरकारी उपक्रमों में कैसे जो है भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो अच्छा, भ्रष्टाचार की चीज और है कि अगर न्यायालय अगर चाहे, अगर सर्वोच्च न्यायालय वगैरह ऐसे न्यायालय अगर सत्ता पर नियंत्रण रखें, तो थोड़ा सा भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब सत्ता ही ऐसी हो जाए तो फिर गरीब आदमी तो परेशान ही हो जाएगा, ठीक है। जो निम्न स्तर का आदमी है वो तो एकदम समापन की ओर जाने लगेगा, ठीक है। उसको न्याय मिलेगा नहीं भाई। जब भ्रष्टाचार जब व्याप्त रहेगा तो न्याय मिल पाना बड़ा कठिन हो पाता है, ठीक है। गरीब आदमी छोटे आदमी को, बड़ा आदमी, जो अमीर आदमी होता है छोटे आदमी को हमेशा परेशान करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जैसे हम बताएं क्या कि भ्रष्टाचार से न्याय भी, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक होता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स या फिर रूल ऑफ लॉ, ठीक है, जो विधि का कानून होता है। तो यह भी एक दूसरे के पहलू हैं। अगर भ्रष्टाचार ज्यादा होगा तो वहां पे रूल ऑफ लॉ कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये कि जिस देश में भ्रष्टाचार ज्यादा है वहां पर विधि का कानून, सर्वसम्मत जो कानून है, यह प्रभावी नहीं हो पाता है, ठीक है। जो निम्न स्तर का आदमी है वह कानून की पहुंच वहां तक हो ही नहीं पाती है, ठीक है, अपना न्याय प्राप्त ही नहीं कर पाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, 2023 की रिपोर्ट है, इसमें भारत की रैंकिंग, इसमें जो टॉप कंट्रीज हैं वो है कौन कौन सी? टॉप कंट्रीज में है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। कौन कौन से? डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। आप लोग नोट कर लीजिएगा कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ये एक सूचकांक है जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था द्वारा जारी की जाती है। अच्छा, ये जो किसके द्वारा जारी की जाती है, परीक्षा में ज्यादातर पूछा जाता है। आप लोग प्रश्न पत्र देखते होंगे तो ये जरूर, अभी पेट वाला एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए, हम बता रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश का पेट वाला एग्जाम हुआ था उसमें 2-3 क्वेश्चन थे कि ये कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसे जरूर गौर करिएगा, ठीक है। अगर करंट पढ़ रहे हैं तो कम से कम एक टॉपिक के विषय में 5 से 6 बिंदु जरूर कवर किए रहिए, ठीक है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है 2023 की रिपोर्ट में, यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है। यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है, इसके द्वारा जारी की जाती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था जो है, इसका मुख्यालय कहां पर है? बर्लिन में। कहा? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बर्लिन में है। और इसके द्वारा कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स के आधार पे इस सूचकांक को बनाया जाता है। इसमें पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है डेनमार्क का। किसका? डेनमार्क का पहला स्थान है। आप लोग को बताना डेनमार्क राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। क्या? कोपेनहेगन राजधानी डेनमार्क की। ये पहला स्थान है। दूसरा स्थान किसका है? तो फिनलैंड का। किसका? फिनलैंड का। हिंदी में भी नोट चाहे कर ले। फिनलैंड का सेकंड स्थान है। और तीसरा स्थान किसका है? तो न्यूजीलैंड। किसका? इसे हिंदी में लिखे दे रहा है, न्यूजीलैंड, ठीक है।
ऐसे। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंस्की है। अच्छा, हमारे साथ पढ़ते रहेंगे तो राजधानी है तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है, पढ़ते रहेंगे राजधानियां याद होती चली जाएंगी। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? शायद वेलिंगटन। वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है, ठीक है। एक बार पूछा गया था कि वेनेजुएला की राजधानी क्या है। जब मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा दी थी वर्ष 2019 में, मैंने 41,520 वाली परीक्षा भी दी थी और 49,568 वाली परीक्षा भी दी थी। दरअसल मैं 2019 बैच में सिपाही के पद पर तैनात हुआ था, अभी भी हूँ, और समय मिल जाता है आप लोग के लिए तो थोड़ा सा क्लासेस लेकर चला आता हूँ, और पठन पाठन का कार्य मेरा शुरू से ही था, है ना। तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि वेनेजुएला की राजधानी क्या है। तो वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस। क्या? कराकस। अच्छा, उस समय तैयारी पढ़ते पढ़ते ऐसा हो जाता है ना, जब आप एक लेवल होता है पढ़ाई का, जब पढ़ते रहेंगे तो पढ़ते पढ़ते स्थिति ऐसी आ जाती है कि आप पीक पॉइंट पहुंच जाते हैं। उस समय ऐसा होता है कि कोई भी परीक्षा आपके सामने अगर रख दी जाए, जिस लेवल की आप तैयारी किए हैं, तो अगर वनडे एग्जाम की तैयारी की है तो कोई भी परीक्षा रख दी जाए, 70 से 75% आप करके ही आएंगे, ठीक है। तो उस समय तैयारी कुछ ऐसी हो गई थी, ठीक है। तो कई परीक्षाएं उस दरमियान निकाली गई, ठीक है। तो अच्छा, आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है, पढ़ते रहिएगा, प्रयास हद से ज्यादा कीजिए, ठीक है। गीता में भी लिखा गया है कि कर्म करते रहिए पर फल की इच्छा मत करिए, ठीक है। कर्म को अपने करते रहिए, अर्थात मेहनत करते रहें, और जब आप पारंगत हो जाएंगे तो फिर देर नहीं लगेगी, ठीक है। हाँ, उस समय पूछा गया था कि वेनेजुएला की राजधानी क्या है। उस समय पूछा गया था वेनेजुएला की राजधानी क्या है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो कराकस। क्या? कराकस ये राजधानी थी। ये आया था पेपर में, और राजधानी एकदम रट के मैं गया था यहाँ से, ठीक है। तो वनडे एग्जाम के लिए जान ही रहे हैं कि लूसेंट स्पीडी लोग पढ़ते हैं, ठीक है। वो सब याद हो गई थी ऐसे पढ़ते पढ़ते। एक साल अपने आप को दे दीजिए, अगर वनडे की तैयारी कर रहे हैं तो एक साल मात्र ढंग से दे दीजिए, समय को बर्बाद मत करिए, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर आपने समय को बर्बाद किया तो जान लीजिए अपना फ्यूचर आप बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो समय को बिल्कुल नहीं बर्बाद करना है। जो वर्तमान समय चल रहा है इसको देखते हुए ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए अपनी पढ़ाई पर, ठीक है। और हर विषय में तो कोई पारंगत हो ही नहीं पाता है, लेकिन ये कोशिश करिए कि सारे विषय पढ़ें, ठीक है। और ठीक है, आगे हम देखते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत की स्थिति कितनी थी? 93rd। क्या? 93वां स्थान था भारत का, और पहले स्थान पर डेनमार्क था, दूसरे पे फिनलैंड था, तीसरे पे न्यूजीलैंड था। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। क्या? न्यूजीलैंड की राजधानी क्या? वेलिंगटन है। और इससे पहले जो 2022 की रिपोर्ट आई थी इसमें 85वां स्थान था। भारत की स्थिति और बद से बदतर होती चली जा रही है, ठीक है। 35 रैंक थी 2022 वाले इंडेक्स में, ठीक है। वर्तमान समय में 93 रैंक, 93rd रैंक है, ठीक है। तो ये भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। अच्छा, जो स्थिति डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड की है, यही स्थिति वर्ल्ड एक और इंडेक्स है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। वर्ल्ड जस्टिस जो प्रोजेक्ट है ये भी चलाया जाता है, ठीक है। इस ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है ये इसके समतुल्य है करप्शन इंडेक्स के, ठीक है। तो ये इनमें भी टॉप स्थान इन्हीं कंट्रीज का है, डेनमार्क का, फिनलैंड का और न्यूजीलैंड का, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में न्याय तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक भ्रष्टाचार वहां से, जो लोग भ्रष्टाचार से संलिप्त हैं, जब तक उन पर कसौटी नहीं रखी जाएगी तब तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो जब न्याय मिल जाएगा, अक्सर वो लोग न्याय में पीछे रह जाते हैं, अपने अधिकारों के प्रति पीछे रह जाते हैं जो गरीब होते हैं। गरीब कैसे होते हैं? जब ज्यादा भ्रष्टाचार जहां बढ़ जाता है वहां कुछ ऊपर वाला आदमी ऊपर ही रह जाता है, नीचे वाला आदमी नीचे ही चला जाता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब हमें देखना ये है कि भारत यूनेस्को ने भारत में 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थलों को अपने आप में लिया है, ठीक है, घोषित किया है।
15 अमूर्त विरासत सांस्कृतिक स्थल, ठीक है। अभी हाल ही में दिसंबर के आसपास यूनेस्को की मीटिंग हो रही थी। कहां पर? यूनेस्को क्या है? यूनेस्को एक संगठन है, ठीक है। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को एक संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 के आसपास है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन, ये यूनेस्को, यूनिसेफ भी बहुत पूछा जाता है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी आप लोग को बताना है। इसका मुख्यालय हम बता दे रहे हैं। यूनिसेफ की स्थापना, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? तो न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो यूनेस्को द्वारा वैश्विक सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर या फिर अमूर्त धरोहर विरासत में शामिल किया गया है 15 भारतीय ऐसी जगह है। अमूर्त का मतलब होता है ऐसी चीजें जो जिन्हें हम देख ना पाए, केवल महसूस कर सकते हैं। उन्हें देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है और जो है रन में लाया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि गरबा हम क्या जब रन करेंगे, जब प्रोग्रामिंग होगी इसकी, जब किया जाएगा तभी ना दिखेगा। तो हाल ही में वर्ष 2023 में हाल ही में सबसे लेटेस्ट एक नृत्य है गरबा नृत्य। इस नृत्य को यूनेस्को ने अपने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में या विरासत में शामिल किया, ठीक है। यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में इसको शामिल किया है। यह 15वां ठीक है नृत्य है। गुजरात के द्वारा गरबा किए। गरबा नृत्य कहां पर फेमस है? गुजरात में। और भी चीजें हैं जो इसमें शामिल की, 15वीं है, ठीक है। यह 15वां नृत्य है। इससे पहले कई सारी ऐसे नृत्य भी हैं और पूजा पाठ भी है, जैसे योगा है, रामलीला है और जो है नवरोज त्योहार भी है ना। तो 15 ऐसी हैं चीजें जो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल की गई हैं और भारत में। और गुजरात में गरबा नृत्य किया जाता है, ठीक है। यह नृत्य जो होता है यह नवरात्र के आसपास ही 9 दिनों का जो पर्व होता है नवरात्र, उस नवरात्र में इस गरबा नृत्य को किया जाता है। महिला और पुरुष, ठीक है, लैंगिक समानता को लेकर के बहुत ही बढ़िया त्योहार है ये, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता है। दोनों मटकी पर सिर पे क्या मटकी बांध करके उसमें चांदी के सिक्के वगैरह डाल करके नृत्य करते हैं, गोल गोल घूमते हैं, ठीक है। लोग तबला बजाते रहते हैं, ढोलक बजाते रहते हैं, उन्हीं पे नृत्य करते हैं, ठीक है। तो ये गरबा नृत्य कहाँ का है? गुजरात का है। और मैंने बता दिया मटकी लेकर के गोल गोल घूमते नाचते हैं, ठीक है, ढोलक मंजीरे के साथ। उसे कहते हैं अमूर्त धरोहर विरासत स्थल है 15वां। इससे पहले कई 14 और थे, उनको हम बताए दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 14 और थे। तो परीक्षा में पूछा था कि इनमें से अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में कौन सा नहीं शामिल है, तो पता होना चाहिए। पहला क्या है, यहां नोट कर लीजिए, छऊ नृत्य कहां का है? छऊ ये झारखंड, वेस्ट बंगाल है ना, उड़ीसा क्षेत्र में, ठीक है। दूसरा कालबेलिया नृत्य कहां का है? राजस्थान। ये भी अमूर्त धरोहर सांस्कृतिक धरोहर में शामिल, कालबेलिया राजस्थान। अच्छा, तीसरा हो गया एक योग, जो योगा है, योग भी इसी में शामिल है। फिर क्या? संकीर्तन, ये मणिपुर में है, लोग गाते बजाते हैं इसमें भी। लद्दाख में जब तक के द्वारा पूजा मंत्रों के द्वारा जो है अग्नि को जैसे जलाया जाता है, जैसे कहते हैं दुर्गा पूजा ले लीजिए, 5वां है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा कहां? वेस्ट बंगाल में। फिर छठा ले लीजिए कुंभ मेला
कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? कुंभ मेला 4 जगह पर लगता है। हरिद्वार में, ठीक है, प्रयागराज में, ये भी सही है, नासिक में भी लगता है, ये भी सही है, और एक जगह और है, उस जगह का नाम आप लोग को बताना है कहाँ लगता है। ठीक है, 3 जगह मैंने बता दिया है। 7वां कौन सा है? यहाँ एक लद्दाख क्षेत्र में भी है। लद्दाख क्षेत्र में कौन सा है? तो लद्दाख का बौद्ध जप, लद्दाख का बौद्ध जप, लद्दाख का बौद्ध जप, बौद्ध जप। और 8वां कौन सा है? कुट्टियम, कौन सा? कुट्टियम हो गया। और 9वां कौन सा? इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए। छऊ, कालबेलिया नृत्य राजस्थान, योग संकीर्तन मणिपुर, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, कुंभ मेला कहां पर? बता ही दिया है, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख का बौद्ध जप, कुट्टियम हो गया। और इतना नोट करिए पहले। मुदियट्टू, मुदियट्टू, ठीक है, 10 जाडियाड। और मुदियट्टू हो गया, ये भी केरल का ही, मुदियट्टू केरल का ये भी है। कौन कौन से हो गए? लद्दाख हो गया, कुट्टियम, मुदियट्टू केरल, कुंभ मेला हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, ठीक है, संकीर्तन हो गया, योग हो गया, कालबेलिया हो गया, छऊ, एक नवरोज लिख लीजिए, नवरोज हो गया, नवरोज पर्व, ठीक है, 9 दिन का पर्व होता है साल में, 9 साल में एक बार आता है, नवरोज पर्व हो गया। और कालबेलिया हो गया। एक रामलीला ले लीजिए, रामलीला, ये उत्तर प्रदेश के मान लीजिए है, रामलीला हो गया। और रामलीला, रम्माण, रम्माण एक होता है, रम्माण, ऐसे रम्माण लिख लीजिएगा, रम्माण, रम्माण भी एक नृत्य है, ठीक है, ये भी इसमें शामिल है। छऊ, कालबेलिया, योग संकीर्तन, दुर्गा पूजा, कुंभ मेला, लद्दाख के बौद्ध जप, कुट्टियम, मुदियट्टू, कुट्टियम भी केरल का ही है, नवरोज, ठीक है, नवरोज त्योहार किसने चलाया था? तो बलबन, ठीक है, रामलीला ये हो गया है ना, रम्माण हो गया। अच्छा, तब आगे देखते हैं। और एक और है वैदिक जप की परंपरा, उत्तर प्रदेश की, ठीक है, वैदिक जप की परंपरा उत्तर प्रदेश की, वैदिक जप की परंपरा है यूपी। तो ये, और एक है गरबा, रम्माण, गरबा, रामलीला, नवरोज, कुट्टियम, मुदियट्टू, लद्दाख का बौद्ध जप, वैदिक जप की परंपरा उत्तर प्रदेश, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, संकीर्तन, योग, कालबेलिया, छऊ, ठीक है। तो इतना आपको याद कर लेना है ना, इतना आपको याद कर लेना है और लिख लेना है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाता है। ये अमूर्त सांस्कृतिक, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरें हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हमें मूर्त सांस्कृतिक धरोहर 42 भारत में, मूर्त सांस्कृतिक धरोहर कितनी है? 42, ठीक है, मूर्त सांस्कृतिक धरोहर कितनी है? 42 है, ठीक है। अब हमें बताना है कि इसे इरेज किए दे रहे हैं, ठीक है, इसे इरेज किए दे रहे हैं, और मन से पढ़ते रहिए, ठीक है, देखते रहिए, ठीक। आगे देखेंगे, पहला स्थान किसका था भ्रष्टाचार में? भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक में पहला स्थान किसका था? डेनमार्क का। दूसरा किसका था? दूसरा किसका था? दूसरा स्थान था, अभी क्या लिखे थे यहाँ पे, तीसरा था न्यूजीलैंड का, ठीक है, सेकंड था डेनमार्क का हो गया, और फिर बर्लिन शायद था, क्या बर्लिन नहीं था, ठीक है, सेकंड स्थान किसका था? तीसरे पे तो न्यूजीलैंड आ गया था, दूसरे पे आप लोग को बताना है, ठीक है, अभी नोट किए हैं। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल इंडेक्स, विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहला स्थान किसका है? यूएसए का है। दूसरा स्थान किसका है? यूके का है। तीसरा स्थान किसका है? फ्रांस का है। किसका? फ्रांस का, ठीक है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसकी संस्था है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस संस्था के द्वारा ये जारी किया जाता है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है। क्या? ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल इंडेक्स, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक,
इसमें पहला स्थान किसका है? यूएसए का है, दूसरा यूके का है, तीसरा फ्रांस का है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, और अमेरिका की बताना है आप लोग को। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक यह किसके द्वारा जारी की जाती है? यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक संस्था है, इसके द्वारा जारी किया जाता है ना। और इसमें भारत का स्थान कौन सा है? इंडिया का स्थान है वैदिक। अच्छा ये हो गया। पहला स्थान किसका बताइए? पहला स्थान इसमें किसका है? तो डेनमार्क का। किसका? इसमें सॉरी, इसमें पहला स्थान यूएसए का है, फिर यूके का, फिर फ्रांस का। ठीक है, अब ये हम बता दिए। अब आगे देखेंगे कि अच्छा एक बताइए कि आप लोग कि अभी हाल ही में एक मिशन चला था कि सूडान में जो आपदा हुई थी उसमें भारत के जो लोग फंसे हुए थे उनको निकाला गया था। तो कौन सा अभियान था, कौन सा मिशन था, कौन सा ऑपरेशन था, उसे क्या कहेंगे? सूडान में फंसे हुए लोग को जो बाहर निकाला गया था उन्हें क्या कहेंगे? ऑपरेशन कावेरी चला था। क्या? ऑपरेशन कावेरी। नोट कर लीजिए, याद आ गया अचानक से, ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, सूडान में फंसे हुए भारतीय लोगों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन कावेरी। ठीक है। अच्छा, भारत की रैंक इसमें क्या है? तो जो भ्रष्टाचार सूचकांक में बताया था उसमें पहला स्थान किसका है? डेनमार्क का है, दूसरा फिनलैंड का, तीसरा न्यूजीलैंड का। ठीक है, और ये जो है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहला स्थान यूएसए का है, दूसरा यूके का है, तीसरा फ्रांस का है। ठीक है, भारत की स्थिति क्या है? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा भारत की स्थिति क्या है। अब हम देखेंगे कि अच्छा ये हो गया, सीरियस की दिया। ठीक है, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है ये आप लोग को बताना है। एक सेकेंड समय दीजिए थोड़ा सा। तो भारत की स्थिति 42 है। ठीक है, 42 रैंक है भारत की। भारत की स्थिति 42 है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में 55 देशों को शामिल किया गया था, 55 देशों को शामिल किया गया था, जिनमें कि भारत की स्थिति की कौन सी है? 42 है। भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, गड़बड़ ही है। और पहला स्थान किसका था? तो अमेरिका का, दूसरा यूके का, तीसरा फ्रांस का। और भारत की स्थिति 42 है। और उसमें जो वैश्विक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक था उसमें 180 देशों को शामिल किया गया था, है ना। लास्ट के देश मैंने शायद बताए थे, लास्ट का देश कौन सा था? वेनेजुएला ही था। क्या? वेनेजुएला, फिर सीरिया भी था उसी में। ठीक है, ये अंतिम देश थे उसमें। सीरिया। सबसे लास्ट का देश था सोमालिया, सबसे अंतिम देश था सोमालिया, 180वें स्थान पे। ये भ्रष्टाचार वाला बता रहे हैं। और ये वेनेजुएला था किस पे? ये 179 पे था, और ये 178 पे था। ठीक है, और वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में 55 देशों को शामिल किया गया था। इसी वर्ष 2023 की रिपोर्ट जिसमें भारत की स्थिति कौन सी है? भारत की स्थिति 42वीं है, इंडिया की स्थिति। अच्छा, पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पे यूके है, तीसरे पे फ्रांस है। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन। ठीक है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है इसमें स्थिति क्या है? जलवायु प्रदर्शन का मतलब होता है कि जलवायु को लेकर के हमारे जो विश्व के देश हैं वो क्या काम कर रहे हैं, कौन से देश की जलवायु अच्छी जा रही है, कहाँ कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है, कहाँ कार्बन का उत्सर्जन कम हो रहा है, कौन से देश नवीकरणीय ऊर्जा में ज्यादा एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, किस देश में नवीकरणीय ऊर्जा का असर ज्यादा अच्छा है ना, किस में ज्यादा खराब है, और कौन से देश ऐसे हैं जो ग्रीन हाउस गैस जो है का उत्सर्जन कम कर रहे हैं, कौन से देश ऐसे हैं जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन ज्यादा कर रहे हैं। इन सबको देख करके ही वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है जारी किया जाता है। और इस बार जो इंडेक्स जारी हुआ इसमें टॉप 3 में किसी का नाम ही नहीं। क्यों?
क्योंकि एक समझौता भी बीच में पेरिस में एक समझौता इसकी समिट हुई थी, तो उसमें जो पैमाने जो आधार रखे गए थे कि इन आधार को पूरा करने के बाद ही आप टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3 में शामिल किए जाएंगे, उस पैमाने को किसी ने क्रॉस ही नहीं किया। ठीक है, उस पैमाने को कोई छू ही नहीं पाया, कोई भी कंट्री वहां तक किसी ने काम ही नहीं कर पाया, कोई काम ही नहीं कर पाया। इसलिए टॉप 3 में किसी को नहीं रखा गया, टॉप 3 में किसी को भी नहीं रखा गया है, और टॉप 3 में किसी को नहीं रखा गया है। और उसके बाद स्थान है, उसके बाद फिर डेनमार्क का स्थान है। ठीक है, डेनमार्क ने चौथे स्थान पे कौन सा है? डेनमार्क हो जाएगा। 5वें स्थान पर कौन है? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया आप लोग पढ़े होंगे। 6ठे स्थान पर कौन सा है? तो फिलीपींस। और भारत की स्थिति कौन सी? 7वीं। ठीक है, इसे नोट करिएगा आप लोग। चौथा स्थान डेनमार्क का है, 5वां एस्टोनिया, फिलीपींस 6ठा और भारत का 7वां। ठीक है, टॉप 3 में कोई भी कंट्री में शामिल नहीं हो पाया। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा जरूर। पहला डेनमार्क, दूसरा चौथे पे डेनमार्क, 5वें पे एस्टोनिया, 6ठे पे फिलीपींस, भारत का स्थान 7वां। ठीक है, तो नोट करिएगा। और अमेरिका के स्थान लास्ट में एकदम, अमेरिका 757 रैंक पे अमेरिका है। जान ही रहे कार्बन उत्सर्जन सबसे ज्यादा है, चाइना भी यही स्थिति है। चाइना की कार्बन की उत्सर्जन, चाइना की रैंक 51 है, 51वीं रैंक है। ठीक है, तो वैश्विक जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, इसमें भारत की स्थिति क्या है? 7वां स्थान। भारत है, ठीक है, उन आधारों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है भारत। और टॉप 3 में कोई भी कंट्री नहीं थी। चौथे में डेनमार्क, फिर एस्टोनिया, फिर फिलीपींस और 7वें पे भारत। ठीक है, 7वें पर भारत हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया। आप लोग को बताना है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का मुख्यालय कहां पर है? FAO का मुख्यालय कहां पर है? बताइए, कहां पर मुख्यालय FAO का है? FAO का मुख्यालय कहां पर है? रोम में। कहां? रोम में मुख्यालय है। इसकी स्थापना किस सन में हुई थी ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, इसकी स्थापना किस सन में हुई थी ये बताना है। और अगस्त 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपने राष्ट्रीय आयुक्त नियुक्त किया? भारतीय निर्वाचन आयुक्त ने किसे, जो आइकन नहीं होते, राष्ट्रीय आइकन, आइकन का मतलब हो गया कि जैसे कभी सलमान खान को बना दिया जाता है, कभी शाहरुख खान को, कभी सचिन तेंदुलकर को। तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने सचिन तेंदुलकर को अपना बेस्ट आइकन बनाया है। इसका उद्देश्य क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, सचिन तेंदुलकर क्या प्रचार प्रसार करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है भारतीय जो चुनाव होते हैं, जो निर्वाचन होते हैं, उन निर्वाचनों में ज्यादा से ज्यादा लोग सम्मिलित होकर के भाग लें। ठीक है, किसे अपना आइकन बनाया है भारतीय निर्वाचन आयोग ने? सचिन तेंदुलकर। किसको? सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को। इतना नोट करिएगा आप लोग। बाकी फिर तो पहला दिन था, 2 4 5 क्वेश्चन थे, उसके बाद बाकी जो है कल से निरंतर। ठीक है, करंट अफेयर्स भी। और हाँ, खुद से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।